D23 में हमें डूम्सडे की ट्रेलर देखने मिली थी, लेकिन इसी के साथ ही एक और ट्रेलर आई है। जी हाँ, विजन क्वेस्ट की भी ट्रेलर यहाँ पर रिलीज की गई थी। उनके बारे में बहुत कम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि चलो उनकी ट्रेलर का भी एक ब्रेकडाउन कर दिया जाए। और इस ब्रेकडाउन में मुझे कुछ ऐसा मिला है ना भाई कि आप अंदर से खुश हो जाओगे। बिग मूवमेंट फॉर पॉल बेटनी भाई। रॉबर्ट डाउनी के साथ ही उनका सफर शुरू हुआ था MCU में। आयरन मैन मूवी आपको याद है 2008 वाली, तो उनमें AI जार्विस को अपनी आवाज दी थी उन्होंने। एजेंट कार्टर और एंड गेम में भी हमने देखा कि जार्विस का आइडिया टोनी के बचपन के बटलर पर आधारित था। उनके साथ टोनी बड़ा हुआ होगा। जार्विस यहाँ पर कॉमिक कैरेक्टर एडविन जार्विस से एडेप्टेड है, जो टोनी का बटलर था। बाद में एवेंजर्स मेंशन में कामकाज भी संभालता था। 2015 की एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी में डायरेक्टर जॉस व्हीडन को एक आइडिया आया और उन्होंने जार्विस की कॉन्शियसनेस को विजन की बॉडी में डाल दिया, जिससे फाइनली पॉल बेटनी अपनी एक्टिंग का जलवा भी दिखा पाए। अभी तक तो वो सिर्फ जार्विस की वॉइस ही थे। कॉमिक्स में भी हमें दिखता है कि फिल्म की तरह अल्ट्रॉन क्रिएट करता है विजन को, जो एवेंजर्स में इन्फिल्ट्रेट करने और डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाया गया था। मरे हुए वंडरमैन की ब्रेन वेव्स का यूज करके अल्ट्रॉन ने विजन की ब्रेन वेव्स बनाई थी। इसलिए जब वंडरमैन जिंदा हुआ तो वो और विजन दोनों भाई जैसे हो जाते हैं। कॉमिक्स में वो मूवी की तरह ही अल्ट्रॉन के खिलाफ हो जाता है और एवेंजर्स का हिस्सा बन जाता है। और तो और कॉमिक्स में विजन और वांडा रिलेशनशिप स्टार्ट करते भी है, बट MCU के प्रोजेक्ट से ये थोड़ा डिफरेंट होता है। यहाँ MCU में हम देखते हैं सिविल वॉर में खास कि उनका रिश्ता तब पनपना शुरू होता है जब एवेंजर्स में दरार आ चुकी है और वांडा को फ्यूजिटिव बनना पड़ा, यानी भगोड़ी हिंदी में। इन्फिनिटी वॉर में हम देखते हैं कि वो छुप छुप के मिलते हैं और साथ में रह रहे हैं, उनके बीच गहरा प्यार है। और एंड में खुद ही विजन को मारना पड़ रहा होता है वांडा को। ये सीरियसली बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी उनके लिए। और फिर इतना ही नहीं, पहले उसे मारना तो पड़ा, लेकिन बाद में जिंदा होते भी देखना पड़ा और फिर से मरते हुए देखना पड़ा। कॉमिक्स में यहाँ पर विजन और वांडा एवेंजर्स को छोड़ देते हैं और न्यू जर्सी में एक घर खरीद लेते हैं। फिर काफी कॉम्प्लिकेट हो जाता है सब कुछ, बट सीधी भाषा में वांडा जादू का इस्तेमाल करके खुद को प्रेग्नेंट कर देती है और जुड़वा बेटे उसे होते हैं। जी हाँ, जादू का इस्तेमाल करके। इस दो जुड़वा बेटे का नाम होता है बिली एंड टॉमी। वांडा विजन में ये दिखाया भी था हमें कुछ हद तक। वांडा विजन MCU मल्टीवर्स सागा की शुरुआत थे और विजन क्वेस्ट का मेन फाउंडेशन यही सीरीज है। यहाँ गायब होने के 5 साल बाद वांडा वापस तो आ जाती है, लेकिन विजन के अलावा सब वापस आ गए थे। विजन बेचारा वापस नहीं आ पाया था क्योंकि लिटरली स्नैप से पहले वो मर चुका था। वांडा को भी एक प्रॉपर क्लोजर चाहिए था अपनी कहानी का। वांडा जो है वो गवर्नमेंट एजेंसी स्वॉर्ड में जाती है, जहाँ विजन के रिमेनिंग्स को देखती है। पीके सही था भाई, लोग काट कूट के देखता सब के हमरे अंदर कहा है। बट विजन का भी यही मानना था, उसकी भी यही इच्छा थी। अपने दुख में वो न्यू जर्सी के एक खाली जमीन पर जाती है जहां उनके सपनों का घर बनाना चाहते थे वो। यहाँ इस स्मॉल टाउन की पूरी रियलिटी को वांडा बदल देती है एंड सभी को सिटकॉम के कैरेक्टर्स के रूप में रिक्रिएट कर देती है, ताकि उन शो की नकल कर सके जिन्हें वो बचपन में देखना पसंद करती थी। इस चीज को फेमस स्टोरी हाउस ऑफ M से लिया गया है, जहां वांडा रियलिटी बदलकर म्यूटेंट्स को अर्थ की डोमिनेंट रेस बना देती है, यानी सबसे ताकतवर प्रजाति। वो इसलिए ऐसा करती है क्योंकि उसकी जिंदगी और भी ज्यादा उलझी हुई होती है। उसे पता चलता है कि उसके बेटे असल में मेफिस्टो की आत्मा के टुकड़े हैं। जी हाँ, वो खो देती है अपने बच्चों को और विजन यहाँ पर वर्ल्ड की गवर्नमेंट को हथियाना चाहता है। इसलिए वो पकड़ के विजन का दिमाग साफ कर देते हैं। जी हाँ, सारी मेमोरी इरेज कर देते हैं एंड मैनेक्विन विजन में बदल देते हैं। ना कोई इसमें इमोशन रहते हैं और ना ही वांडा के साथ मैरिज की कोई मेमोरी रहती है इसके अंदर। इस स्टोरी का नाम भी विजन क्वेस्ट ही था, जस्ट लाइक द शो जो अब आने वाला है। यहाँ एवेंजर्स विजन के टुकड़ों को ढूंढकर फिर से बनाने का ट्राई करते हैं और यही से वांडा का दिमाग हिल जाता है। वो एवेंजर्स को बर्बाद कर देती है। लगभग डूम से शादी तक होने वाली थी एंड 99% जितने म्यूटेंट्स की शक्तियां है वो छीन भी ली थी उन्होंने। MCU का विजन भी यही रास्ते पर मुझे लग रहा है। उसे अपनी असली कॉन्शियसनेस माइंड स्टोन की पावर से ही मिली थी, वही स्टोन जिसने वांडा की पावर्स को फुल्ली एक्टिवेट किया था। इसी बीच स्वॉर्ड वांडा की बची हुई एनर्जी का इस्तेमाल करके विजन को फिर से जिंदा करते हैं। दो विजन के बीच लड़ाई भी होती है। माइंड स्टोन वाले विजन अपनी यादें व्हाइट विजन में डाल देता है और उसके बाद व्हाइट विजन जो है वो खुद की खोज में निकल पड़ता है। और ये चीज हम विजन क्वेस्ट की ट्रेलर में भी देखते हैं। वांडा विजन की ट्रिलॉजी का फाइनली एंड हो रहा है विजन क्वेस्ट से। वांडा विजन में वांडा का दुख दिखाया गया था। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में वो विलन बनती दिखाई दी थी और वांडा विजन शो में मेन विलन विच अगाथा थी। विच का सीधा मतलब है तू चुड़ैल है, चुड़ैल।
अगाथा डार्क होल्ड नाम की एविल बुक का मैजिक इस्तेमाल करके दूसरी चुड़ैलों से उनकी पावर्स चुराती है। मैं विच ही बोलूंगा, चुड़ैल नहीं। वांडा अगाथा को कैद कर लेती है और खुद डार्क होल्ड बुक ले लेती है। बुक उसे दिखाती है कि उसके बच्चे मल्टीवर्स में जिंदा भी है। फिर हम मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखते हैं कि अमेरिका शोवेज की डायमेंशन होपिंग पावर्स चुराने की भी कोशिश यहाँ पर वांडा करती है ताकि दूसरे यूनिवर्स से अपने बच्चों को पा सके। ऐसा इसलिए वो करती है क्योंकि वो एक इन्फ्लुएंस के अंडर थी जिसका नाम था केओस गॉड कैथॉन। एक भविष्यवाणी भी यहाँ पर हुई थी कि वो दुनिया को नष्ट कर देगी और लगभग कर भी देती है अपने सम्मान में बने एक एंशिएंट श्राइन से। मूवी के एंड में उसे गलती का एहसास हो जाता है। हर रियलिटी में वो डार्क होल्ड को डिस्ट्रॉय कर देती है। ऐसा लगता है कि वो मर गई, लेकिन अगर वो जिंदा हुई ना भाई तो मैं डूम्सडे देखते वक्त थिएटर में चिल्ला उठूंगा, ये जिंदा है, इसी का देखो, ये जिंदा है। डेडपूल एंड वुल्वरिन में वॉइड हमें देखने मिलता है जहां पर वांडा वाली मूर्ति भी देखने मिलती है। शायद हो सकता है कि उसने खुद को टेलीपोर्ट कर लिया हो ऐसी जगह जो दुनिया के असली यूनिवर्स में भी है ही नहीं। उसके बाद शो आया था अगाथा ऑल अलोंग। विजन क्वेस्ट से ये जुड़ा हुआ था। अगाथा जेल से आजाद हो जाती है, वांडा के बेटे बिली से मिलती है और बिली की सोल जो है वो एक मरे हुए टीनेजर के शरीर में घुस गई थी। धीरे धीरे शक्तियों को वो एम्ब्रेस करना सीखता है और उसका ट्रू नेचर उसे समझ में आता है। यहाँ शो के एंड में हम देखते हैं कि बिली एंड अगाथा का जो भूत है वो बिली के भाई टॉमी को खोजने के लिए निकल रहे हैं। टॉमी की आत्मा भी एक मरे हुए बच्चे में चली गई है। टॉमी हमें विजन क्वेस्ट में दिखने मिलने वाला है। रॉरी माला निभा रहे हैं इसका किरदार। ये थी बैक स्टोरी। अब हम ट्रेलर के बारे में बात करते हैं। यहाँ ट्रेलर की शुरुआत होती है स्कॉटलैंड से, जहाँ पर एक ओल्ड सेंटर पब हमें दिखाई देता है। ये वही शहर है जिसमें वांडा और विजन छुपे थे इन्फिनिटी वॉर में। ग्लेसगो जाने के अलावा स्कॉटलैंड के रूरल एरिया में भी उन्होंने टाइम बिताया था। यहाँ हम देखते हैं कि व्हाइट विजन कहाँ भाग गया था एट द एंड ऑफ वांडा विजन। यहाँ एक लड़की कहती है कि रेड हेयर वाली लड़की के साथ तुम यहाँ आते थे। वो वांडा ही बात कर रही थी ऑफ कोर्स। जैसा हम हमारे हिस्टोरिकल जगहों पे बना हुआ देखते हैं वैसा ही लव हार्ट यहाँ पर बनाया हुआ है वांडा और विजन ने। ऐसा ही हार्ट उस जमीन के कागजात पर भी बनाया हुआ था एंड एपिसोड 1 में वांडा विजन के कैलेंडर पर भी हम देख सकते हैं। हो सकता है इसलिए विजन यहाँ पर आया हो, याद कर रहा हो कि वो कौन है, वो इस बार में भी काम कर रहा हो वैसा भी लग रहा है। विजन अपनी शिफ्ट के एंड में सीधे वॉक इन फ्रीजर में चला जाता है। शायद यहाँ वो पावर ऑफ करके सोता होगा। फिर हम उसे एक दूसरे स्टोर रूम में पावर ऑफ करते हुए देखते हैं जहां वो कहता है कि इट्स जस्ट मी, यहाँ सिर्फ मैं ही हूँ। बेसिकली वांडा की तरह उसने भी आर्टिफिशियल होम बनाया होगा। इस नकली घर में अपना बनाया हुआ परिवार भी उसने रखा है। जी हाँ, पुराने टोनी स्टार्क के एआई से बनाया हुआ परिवार। बड़ा एंड शानदार घर हमें देखने मिलता है जैसे कि एक अल्टरनेट रियलिटी में हो। ये एक ऐसी डिजिटल दुनिया है जहां पर एमसीयू के विजन और दूसरे एआई इंटरेक्ट कर सकते हो। इस शो में विजन रीडिस्कवर करने वाला है कि वो कौन है और याद रखना कि इस बार उसके पास माइंड स्टोन नहीं है। इसके बिना उसका वजूद क्या है ये हमें पता चलेगा। यहाँ कहानी टॉम किंग एंड गैब्रियल वॉल्ट की शानदार कॉमिक द विजन से प्रेरित लग रही है मुझे। इस कॉमिक में विजन वॉशिंगटन डीसी में नौकरी करता है और अपने के लिए एक परिवार भी है। बाहरी इलाके के घर में वो रहता भी है। अब यहाँ ट्रेलर में नोटिस करने पर हमें पता चलता है कि उसके घर के दरवाजे पर एक निशान है। इस शेप को वांडा के स्कारलेट विच कॉस्ट्यूम में भी शामिल किया गया था। उसकी चेस्ट पे जो शेप था वो यही शेप था जो दिखाता है कि विजन के बिना वो अधूरी थी। वांडा विजन के टाइटल की तरह ही यहाँ पर भी मार्वल टाइटल पर हमें ग्लिच देखने मिलता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो विजन है वो मूवी पोस्टर्स के पास से गुजर रहा है। ये पोस्टर उसके अतीत को दिखाते हैं और थैनोस के हाथों उसकी मौत हुई और रिविजन नाम की मूवी में व्हाइट विजन के तौर पर उसका रिटर्न। फिर देखते हैं कि वो एक थिएटर में एज ऑफ अल्ट्रॉन देख रहा है। वो मोमेंट देख रहा है जहां उसने थॉर का हैमर यूज किया था। वो वैसा ही पल था जब विजन एक हीरो था और पीक लेवल पर था। उसने वर्दीनेस प्रूव भी की थी और अल्ट्रॉन को डिफीट भी किया था। ये भी यहाँ मुझे विजन के माइंडस्केप का हिस्सा लग रहा है। मतलब विजन के दिमाग के अंदर की दुनिया। थिएटर में सब कुछ साफ सुथरा नया और एक ही यहाँ पर सीट दिखाई गई है और विजन ने पुराने जमाने के कपड़े पहने हैं। मुझे लगता है कि विजन का ये स्क्रीनिंग रूम है जहां वो अपनी लाइफ के बारे में जानने के लिए यादों को फिल्मों की तरह देख रहा है।
काश हम भी ऐसा कर पाते यार। इसके बाद फ्राइडे के रोल में ऑर्ला ब्रैंडी हमें देखने मिलती है। पहले इस एआई को कैरी कॉर्डन ने अपनी आवाज दी थी। फ्राइडे वही एआई है एज ऑफ अल्ट्रॉन वाली, जहां पर जार्विस के जाने के बाद उसने जगह ली थी। वो जो बुक पढ़ रही है उस पर जो लिखा है वो हम जैसे इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स को ही पता चलेगा। जी हाँ, ये बुक है सिगमंड फ्रॉइड के रिलेटेड और उन्होंने इंसानी दिमाग के 3 पहलू दिए थे, ईड, ईगो एंड सुपर ईगो। वांडा विजन में ही ऐसा मदर, मेडन एंड क्रॉन के पहलू को दिखाया गया था। विजन यहाँ पर ह्यूमन माइंड के लेयर्स को समझने की कोशिश कर रहा है ताकि उसके बारे में भी उसे पता चले कि वो है कौन। फिर जेम्स डार्सी का भी रिटर्न होता है एज एडविन जार्विस। जार्विस ही बेसिस था टोनी स्टार्क के एआई के लिए, हमने आगे बताया ही। वो माइंडस्केप में एआई जार्विस का रोल कर रहा है। एआई जार्विस वही ओरिजिनल प्रोग्रामिंग है जिसके बाद विजन बना। उसको माइंड स्टोन में डालने के बाद वो एक अर्न को चमका रहे हैं जहां पर परछाई दिख रही है, जो दिखाता है कि विजन के ये एलिमेंट्स माइंडस्केप में कैसे रिफ्लेक्ट करते होंगे। हम हेनरी लुइस और जोनाथन शेर को भी देखते हैं जो 2 साइलेंट मैकेनिक्स के रोल में है। टोनी स्टार्क ने डम्ब ई एंड यू नाम के रोबोट्स बनाए थे, वही हाइड्रोलिक आर्म जिनका इस्तेमाल टोनी अपने सूट बनाने के लिए करता था। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने वांडा विजन में देखा था उसकी बिगिनिंग में, जहां पर 1960s के हल्के फुल्के सिटकॉम जैसा एहसास देती थी। हम देखते हैं कि सब विजन के दिमाग में जो नया घर है वहां पर शिफ्ट हो रहे हैं और अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो दूध का नाम यहाँ पर इन्फिनिडिटेरी है। लगता है कि ये इन्फिनिटी स्टोन के नाम पर ही रखा गया है, वही स्टोन जिसने विजन को कॉन्शियसनेस भी दी थी, वही एलिमेंट जो उसके नए दिमाग से अब गायब हो चुका है। अब ये सभी एआई उसी सोर्स कोड का इस्तेमाल करके बनाया जा सकता है जिसका इस्तेमाल जार्विस के बनाने के लिए किया गया था। तो यह हो सकता है कि इन सभी एआई के एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं विजन के माइंड में ही। और फिर हम देखते हैं कि जेम्स स्पैडर अल्ट्रॉन के रोल में वापस आ रहे हैं। जी हाँ, 2015 के बाद पहली बार वो हमें इस रोल में दिखेंगे। लेकिन मुझे लगा था कि व्हाट इफ में वो थे, लेकिन कैरेक्टर तो था, लेकिन उनकी आवाज रॉस मार्केन ने दी थी जिन्हें द मैन ऑफ 1000 वॉइसेस भी कहा जाता है। एज ऑफ अल्ट्रॉन में हमें बताया गया था कि विजन ने अल्ट्रॉन को इंटरनेट से पूरी तरह मिटा दिया है। तो असल में सुकोविया में जिन अल्ट्रॉन बोट्स के साथ लड़ाई हुई थी एवेंजर्स की, वो अल्ट्रॉन के दिमाग का बचा खुचा हिस्सा थे। लेकिन याद रखना कि अल्ट्रॉन ने विजन की बॉडी खुद के लिए बनाई थी। वो एक ऐसा परफेक्ट रूप चाहता था जिसका इस्तेमाल करके वो अर्थ पर जीवन को मिटाने के बाद भी जिंदा रह पाए। और अल्ट्रॉन अपना माइंड विजन के शरीर में अपलोड कर ही रहा था कि तभी एवेंजर्स बीच में आ गए। इसका मतलब है कि अल्ट्रॉन की कॉन्शियसनेस का एक हिस्सा असल में सालों से विजन के अंदर रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे वो एटिक में रह रहा है। और ध्यान देना कि विजन को सबसे ऊपरी मंजिल तक जाने के लिए लिफ्ट लेनी पड़ती है और अल्ट्रॉन एक ऐसी खिड़की से बाहर देख रहा है जिसका आकार भी विजन के सिंबल जैसा है। अल्ट्रॉन इस बात से परेशान है कि वो रोबोट के रूप में नहीं रह सकता, हालांकि सभी एआई उसे इस घर में नहीं रखना चाहते। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बहुत सारे मॉनिटर्स है। फिर से यह वांडा विजन के एनालॉग टीवी सेट की याद दिलाता है। और ध्यान दे कि हम पुराने कार्टून, स्पोर्ट्स और हिस्टोरिकल इवेंट्स को देख पाते हैं इस मॉनिटर में। ऐसा लगता है जैसे विजन अपने दिमाग में पड़े हुए मैसिव नॉलेज को समझने की कोशिश कर रहा है। ये अल्ट्रॉन को जागने और अपनी प्रोग्रामिंग को ठीक करने जैसा भी है। और इस सीन में उसके पीछे लगी वॉल हैंगिंग्स भी पुराने एनालॉग टीवी के पिक्सल जैसी दिखती है। तो फिर से हम इसमें वांडा विजन से कई पैरेलल देख रहे हैं, क्योंकि वांडा विजन में वांडा को दुख के समझने के बारे में कहानी थी और इस शो में विजन के दिमाग को समझने के बारे में है। यहाँ लिफ्ट में उसे अपनी जिंदगी, वांडा विजन की घटनाएं और एज ऑफ अल्ट्रॉन में अपने बर्थ की याद आती है। बाद में स्क्रीनिंग रूम में वो और अल्ट्रॉन वांडा और उसे बच्चों की परवरिश करते हुए देख रहे होते हैं। और फिर यहाँ पर विजन कहता है कि ये परिवार असली नहीं था और यहाँ पर अल्ट्रॉन जवाब देता है कि क्या तुम्हें पक्का पता है। उसके बाद मॉनिटर पर हमें विजन के टीनेजर बेटे टॉमी की पहली झलक देखने मिलती है। तो टाइटल का विजन क्वेस्ट शायद सिर्फ विजन की खुद की खोज के बारे में नहीं होगा, यहाँ विजन के अपने बेटे टॉमी को खोजने के बारे में भी हो सकता है। लेकिन क्या उसे टॉमी को रेस करना याद भी है? क्या उसे परिवार का होना याद है? कौन सी चीज है जो उसे अपने बेटे को फिर से खोजने के लिए इंस्पायर करेगी? सबसे पहले विजन अपने दिमाग में अपने मरे हुए परिवार यानी एआई से बातचीत कर रहा होता है, लेकिन अपने बेटे से मिलकर वो आखिरकार जान सकता है कि
आज वो कौन है। हम विजन की स्किन को यहाँ पर गायब होते हुए भी देखते हैं और एक पल के लिए वो आधा इंसान और आधा मशीन जैसा दिखता है। और ये बात उस हवेली में भी दिखती है जो आधी तो सफेद है जैसे मैनिस विजन, लेकिन यह साथ ही आधी ब्रिक्स की भी बनी हुई है जो विजन के ओरिजिनल लाल रूप को दिखाती है। वो अपने आसपास की दुनिया को लाइट अप होते देखता है और एक मिस्टीरियस परछाई जो फेडोरा टोपी पहने हुए है वो ग्लिच करती हुई दिखती है। उनके बारे में बाद में बात करेंगे। हवेली यहाँ पर पक्षियों के झुंड और रेड एनर्जी से घिरी हुई है। फिर एक मिस्टीरियस वुमन जमीन पर बैठी हुई हमें दिखती है जबकि विजन ऊपर हवा में तैर रहा है जैसे वो किसी ट्रांस में है, यानी उस पर किसी का कंट्रोल है। अब क्योंकि वांडा जैसी दिखने वाली ये महिला एक पुराने टेलीविजन के सामने बैठी है तो हो सकता है कि विजन को याद आ रहा हो कि कैसे वांडा ने रेड केओस मैजिक का इस्तेमाल करके उसे कंट्रोल किया था और उसका ब्रेन वॉश भी किया था। या फिर ये लॉरा मोरांडी का कैरेक्टर कोट हो सकता है। कॉमिक्स में वो टॉमी की जान पहचान वाली थी जब वे दोनों जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर में साथ थे, और बाद में वो एक विलन बन जाती है जब उसे पता चलता है कि एक जादुई कोट उसे और हाथ दे सकता है। कॉमिक्स काफी अजीब होती थी, आई नो। अब हो सकता है कि वह किसी तरह विजन के दिमाग को हैक कर रही हो और टॉमी को धमका रही हो। हवेली में अल्ट्रॉन अपनी माइंड की सुरक्षा के लिए एक फायरवॉल स्विच चालू करता है, शायद अल्ट्रॉन या फिर कोर्ट के इंटरफेरेंस से बचने के लिए। अल्ट्रॉन कहता है कि हम सबको आजाद करो और अपने बेटे को बचाओ, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है भाई। मेरा मतलब है कि क्या ये सीरीज इस बात पर खत्म हो सकती है कि अल्ट्रॉन विजन के दिमाग से बचकर निकल जाए और शायद फेज 7 में विलन बन जाए। मुझे तो हमेशा लगता था कि एज ऑफ अल्ट्रॉन में उसका सही से इस्तेमाल तो भाई नहीं हुआ था। और अगर आपने कॉमिक्स पढ़ी है तो आपको पता ही होगा कि इस किरदार की खासियत कॉमिक में यही है कि वो बार बार वापस आने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेता है। और फिर हम कोर्ट को देखते हैं जो कॉमिक्स में यंग मास्टर्स ऑफ इविल की मेंबर बन जाती है। मार्वल कॉमिक्स में यंग मास्टर ऑफ एविल एक ऐसी टीम है जिसमें सुपर विलेंस के बच्चे और कम उम्र के रिबेलियस युवा भी शामिल है। ये ग्रुप अपने बड़ों जैसे कि मास्टर ऑफ एविल की तरह दुनिया पर कब्जा करना चाहते हैं। और फिर हम यहाँ टॉड स्टेविक को पैलाडिन के रूप में देखते हैं जो एक हत्यारा है और विजन की एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए उसका पीछा कर रहा होगा। अब हो सकता है कि वो स्वॉर्ड जैसी किसी एजेंसी के लिए काम कर रहा हो, या शायद वो बस एक सुपर विलन है जो विजन की टेक्नोलॉजी खुद के लिए चाहता है। और ध्यान दे कि यहाँ वो एक एनर्जी हथियार चलाता है जो ट्रेलर में घर में बिजली के ओवरलोड से कोइंसिडेंट करता है, जिससे जार्विस भी डर जाता है। इसलिए मुझे ये लगता है कि या तो ये वेपन या फिर शो में कोई और चीज होगी जो विजन के दिमाग को कमजोर कर देगी। हो सकता है कि कोट ही वह मिस्टीरियस ब्लैक परछाई हो जिसने हमने पहले देखा था और जो विजन के माइंड में घुस रही है। और फिर हम एक अलग घर भी देखते हैं। यहाँ पूरा लाल ब्रिक से बना हुआ ये घर है और इसके सामने स्वॉर्ड का लोगो जैसा भी कुछ दिखाई देता है। स्वॉर्ड ही वह एजेंसी है जिसने विजन के शरीर को अलग कर दिया था और फिर उसे व्हाइट विजन के तौर पर दोबारा जोड़ा था। और हाँ, हमने उसके हेडक्वार्टर की लॉबी में भी ये लोगो देखा था। तो आई थिंक जब विजन धीरे धीरे अपनी असली पहचान में वापस आता है तब उसके माइंडस्केप वाला घर ऐसा बन जाता होगा, बिल्कुल उसके जैसा रेड। और अगर हम नोटिस करते हैं तो हमें पता चलता है यहाँ का माहौल ट्रेलर की शुरुआत में दिखाए गए उस सफेद डिजिटल महल से काफी ज्यादा असली लग रहा है। और फिर हम डमी और आर्म को प्रोजेक्शनिस्ट के तौर पर देखते हैं जो विजन को ट्रेलर में पहले दिखाई गई फिल्म दिखा रहे हैं। और ये एक इंटरेस्टिंग है, ये जो प्लान है वो माद्रेपुर जा रहा है। वो एक ऐसा देश है जहां कोई नियम कानून नहीं है, जैसा कि हमने फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में देखा था। हो सकता है कि यही वह जगह हो जहां हमने ट्रेलर में पहले विजन और टॉमी को देखा था। शायद विजन यहाँ पर अपने बेटे को किसी गैंगस्टर की मुसीबत से बचाने के लिए आया हो और हम टॉमी को विजन की ओर देखते हुए देखते हैं जो माइंडस्केप वाले घर में है। और ये विजन यहाँ पर ओरिजिनल वाला है। मुझे ये घर माइंडस्केप इसलिए लगा क्योंकि घर खुद बदलने लगता है। यहाँ पर टॉमी कहता है कि तुम्हारे दिमाग के अंदर एक जेनोसाइड करने वाला पागल है, ठीक उसी समय जब अल्ट्रॉन हमला कर रहा होता है। सो बेसिकली अल्ट्रॉन विलन तो है यहाँ पर। और फिर हॉस्पिटल का एक बहुत ही अजीब सीन है जहां एक मरीज विजन पर गोली चला रहा है लेकिन बाकी किसी पर कोई असर नहीं हो रहा है। हो सकता है कि हम कोई ऐसी घटना देख रहे हो जो असलियत में तो हो रही है लेकिन हमला विजन के दिमाग में हो रहा हो, या फिर यह टॉमी की स्पीड वाली पावर का असर हो सकता है जो कॉमिक्स में हीरो स्पीड के तौर पर दिखाई गई है। और फिर हम यहाँ एनर्जी क्रैंडल देखते हैं और उसके ऊपर यह एज ऑफ अल्ट्रॉन में दिखाए गए एआई के लाइट जैसा दिखता है। तो शायद विलन पैलाडिन विजन के एसेंस को चुराकर एक नया एआई बनाना चाहता है, या
हो सकता है कि रेड ब्रिक्स वाली इमारत विजन के दिमाग का हिस्सा ना हो और असल में ही स्वॉर्ड का हेडक्वार्टर हो सकता है कि इस सीजन में स्वॉर्ड ही मेन विलन हो, क्योंकि वो विजन को दोबारा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने उसे दोबारा बनाने में बहुत समय और पैसा खर्च किया था भाई, और वो उसे वेपन के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते होंगे। अब यहाँ जरा ध्यान से देखिए कि ये होलोग्राम कैसा फॉर्म ले रहा है। ये इन्फिनिटी अल्ट्रॉन जैसा दिख रहा है, जो अल्ट्रॉन की पावर का सबसे बेस्ट रूप है, यानी सबसे शक्तिशाली रूप है, और जिसे हमने व्हाट इफ शो में देखा भी था। हो सकता है कि स्वॉर्ड ने एक नया एआई बनाने की कोशिश शुरू की हो, लेकिन फिर अल्ट्रॉन ने उनके सिस्टम में घुसकर कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया हो, और वही इस सीजन का मेन विलन होगा, ऐसा भी मुझे लग रहा है। ट्रेलर के एंड में हमें देखता है कि अल्ट्रॉन एक होल्डिंग सेल में है और फोन से बात कर रहा है, और ध्यान दे कि ये वही मॉनिटर रूम है जो हमने पहले देखा था। जैसे शायद यह बेसमेंट है जिसमें सीसीटीवी वाला होल्डिंग सेल है। अल्ट्रॉन शायद इस समय का इस्तेमाल विजन को ये दिखाने के लिए करेगा कि उसका बेटा जिंदा है, जिससे उसकी विजन क्वेस्ट शुरू हो जाएगी। अब ऐसा लगता है कि ये वांडा विजन जैसा ही एक और बहुत ही खास मार्वल शो होने वाला है, जिसमें हमें पता नहीं होता था कि आगे क्या होने वाला है। मेरी थियरी तो यही है कि हमें आखिर में चिल्ड्रंस क्रूसेड का एडेप्टेशन देखने मिलेगा। कॉमिक्स में वांडा जो है वो असल में एवेंजर्स को खत्म कर देती है और फिर टूट जाती है। ये विजन के एक सोए हुए प्रोटोकॉल को एक्टिवेट करता है ताकि ऐसे लोगों की नई टीम बनाई जा सके जो ओरिजिनल एवेंजर्स से जुड़े हो, और यही से यंग एवेंजर्स आते हैं, और इनमें से कई एमसीयू में पहले ही दिख चुके हैं। जैसे उनके फाउंडिंग मेंबर में से एक कैंग द कॉन्करर का टीनेज वर्जन था। तो असल में शायद मार्वल का ओरिजिनल प्लान यही था, इससे पहले कि वो कैंग से हटकर डॉक्टर डूम की तरफ जाते, और एमसीयू में हम यंग एवेंजर्स को साथ आते हुए देख भी रहे हैं। जी हाँ, द मार्वल्स का एंड होता है कमाला खान और केट बिशप की मुलाकात से। कमाला यहाँ पर कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम दुनिया की अकेली किड सुपर हीरो हो, और फिर पूछती है कि क्या तुम्हें पता था कि एंटमैन की एक बेटी भी है। वो कैसी लैंग की बात कर रही है जो सैन फ्रांसिस्को में रहती है। और जैसे कि कमाला के पिता ने डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 1 में बताया था कि कमाला कैलिफोर्निया में है, अपने कुछ दोस्तों से मिलने आई है। तो इन तीनों के साथ रीरी विलियम्स, विकन और स्पीड भी है। तो मार्वल के पास यंग एवेंजर्स की एक टीम तो तैयार भी है, यहाँ तक कि वे चाहे तो सकार को भी यहाँ पर शामिल कर सकते हैं। और ये सीरीज असल में एवेंजर्स सीक्रेट्स वॉर को सेट करने के लिए भी बहुत बड़ी है। यंग एवेंजर्स के लिए दूसरा बड़ा आर्क द चिल्ड्रंस क्रूसेड था। ये तब होता है जब बिली को अपने भाई टॉमी के बारे में पता चलता है, और फिर वो टीम मिलकर वांडा को ढूंढती है। उन्हें पता चलता है कि उसे एमनेशिया हो गया है, यानी याददाश्त खो रही है वो, और उसकी सगाई डॉक्टर डूम से हो चुकी है। जी हाँ, वही डूम जो वांडा की पावर खुद के लिए चुराना चाहता है। और मैंने आपको आगे कहा ही है कि वो हमेशा से भिखारी रहा है पावर का डॉक्टर डूम। मेरा मानना है कि हम इस कहानी को एवेंजर्स सीक्रेट्स वॉर में देखेंगे। उस फिल्म में पॉसिबल है कि डॉक्टर डूम ने मल्टीवर्स को एक प्लेनेट बैटल वर्ल्ड के रूप में फिर से बनाया होगा, जिस पर वो गॉड एम्परर डूम के तौर पर राज करता है, बिल्कुल कॉमिक्स की तरह। और वांडा, जैसा कि मैंने पहले कहा, किसी और ही जगह चली गई है जहां पर टाइम एंड प्लेस का कोई वजूद ही ना हो, जिसे मुझे लगता है कि डूम इसी जगह को बैटल वर्ल्ड में बदल देगा। मुझे लगता है कि वांडा खुद से चुने गए एग्जाइल में रह रही होगी। उसकी जबरदस्त पावर ने लगभग मल्टीवर्स को नष्ट ही कर दिया था। वह अपने ही एक दूसरे वर्जन यानी वेरिएंट से बच्चों को चुराने वाली थी। उसे डर है कि वो क्या कर सकती है। तो बैटल वर्ल्ड में शायद यंग एवेंजर्स को भी अपनी पुरानी दुनिया याद हो और बिली अपनी माँ को ढूंढने के लिए मिशन को लीड करे। कॉमिक्स में भी यही हुआ था। तो अगर जब वांडा को पता चलेगा कि उसके बेटे और पति जिंदा है, तो ये उसे डूम के राज को खत्म करने और मल्टीवर्स को एक नए सिंगल यूनिवर्स में बदलने में मदद करने के लिए प्रेरित कर सकता है, जहां वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रह सके। नीचे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपकी क्या राय है और आपकी क्या थियरीज है, ये भी बताना। और आप यहां पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करते जाना। सो मिलते हैं ऐसे नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।